Now we will discuss some important concepts of operational amplifier, and then we will move to the advanced topics using operational amplifier in electronic circuit design. Okay, so what is an operational amplifier? Op-amp is an integrated circuit that uses external voltage to amplify the input through a very high gain. जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम है एम्पलीफाई करना, लेकिन हम इसे और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं, वोल्टेजेस उनका डिफरेंट ले सकते हैं, दो वोल्टेजेस का डिफरेंस हम उससे ले सकते हैं। ये हम सर्किट डिज़ाइन की एग्जाम्पल्स के अंदर आगे डिस्कस भी करेंगे कि हमें जो है अगर किसी भी तरह का सर्किट बनाना है तो उसको किस तरह से हमने ओप-एम्प को यूज़ करना है। ठीक है, फिर वो रिकग्नाइज एन ओप-एम्प एज ए मैस प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट फाउंड इन काउंटलेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ओप-एम्प। तो ओप-एम्प आपको आना हर सूरत आना चाहिए। तो ओप-एम्प की जो है मुख्तलिफ पेन्स हैं, जिसमें 8 पेन्स आपके सामने शो हो रही हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन इन्वर्टिंग पिन, इन्वर्टिंग पिन, नॉन इन्वर्टिंग पिन, पावर वी प्लस, उसके बाद पावर वी माइनस, फिर उसके बाद इसकी जो आउटपुट पिन है ये पिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 पिन्स। ठीक है, बाकी पिन्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें जो ज़्यादा कंसर्न है वो ये 5 पिन्स के साथ होगा। अभी हम देखते हैं। There are 8 pins in a common op-amp like 741, ये 741 741 ये बहुत यूज़ होता है, which is used in many instructional courses। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो पिन्स हैं माइनस प्लस, माइनस वी प्लस, और ये आउटपुट। अच्छा, अब ओप-एम्प की सिंबल क्या है कि ओप-एम्प जो है हम ज़्यादातर इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 2 3, 1 मीन्स नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग, और ये नॉन इन्वर्टिंग है, और ये आपकी आउटपुट पिन है। ठीक है, और उसके बाद वी प्लस और वी माइनस जो है वो ये इसकी सप्लाई है। अच्छा, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक कॉन्सेप्ट है कि इसने जो है वो इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है और आउटपुट पे देना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये एनर्जी कहाँ से लाएगा, यानी इसने जो इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे देना है तो उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी। तो उसकी एनर्जी ये जो सप्लाई है वी प्लस और वी माइनस यहाँ से ये लेगा। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट होगी ना V प्लस से कम, V प्लस हो सकती है, इससे कम होगी, यानी इसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट होगी। ये आगे हम देखते हैं। वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट डिनोटेड बाय माइनस, एंड द अदर टर्मिनल 2 इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल डिनोटेड बाय प्लस। मैथमेटिक्स ऑफ द ओप-एम्प क्या होगा? मैक्सिमम आउटपुट इज दी पावर सप्लाई वोल्टेज। देखिए वो बात कर रहे हैं कि पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो इसकी मैक्सिमम आउटपुट है। When used in circuit, the gain of the circuit as opposed to the op-amp component is gain is equal to V out over V in, AV is equal to V out over V in। ठीक है, अब इसमें जो है op-amp की सैचुरेशन है कि op-amp जो है वो आपको सैचुरेट कर जाता है। अब इसमें देखें कि सैचुरेशन से क्या मुराद है कि आप उसको इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है, और ये एक वोल्टेज आप दे रहे हैं, और इस वोल्टेज से ज़्यादा जो है ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, ये सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे ट्रांजिस्टर्स में एक सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप इनपुट पे बढ़ाते हैं भी, लेकिन आपका आईसी नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से ये इसकी प्लस वी इन, इसकी जो है प्लस वी एस तक इसकी बन जाएगी सैचुरेशन लिमिट, और नेगेटिव साइड पे ये माइनस वी एस तक इसकी सैचुरेशन लिमिट बन जाएगी। तो एज mentioned earlier, the maximum output value is the supply voltage, positive and negative. The gain G is the slope between saturation. So V naught is equal to AVI। ठीक है, A into V plus minus V minus। ठीक है, अब इसमें V naught आपका आउटपुट वोल्टेज है, A आपकी गेन है, V plus is the voltage at the positive terminal non inverting, and V minus is the voltage at the inverting terminal। अच्छा, इसके अंदर अब हम ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर जो है V प्लस और V माइनस के दरमियान एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, RIN उसको बोलते हैं, और इसकी जो आउटपुट पोर्ट है इस पर R आउट रेजिस्टेंस है, और एक वोल्टेज सोर्स है, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है जो कि GVN कहलाता है। G जो गेन है और VN ये वाला वोल्टेज जो डिफरेंशियल वोल्टेज है। ठीक है, ये इसके इंटरनल है। अच्छा, अब ये एक तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल के अंदर क्या होगा कि आइडियल के अंदर हम इसको इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे इस इनपुट रेजिस्टेंस को, लेकिन जो प्रैक्टिकल ओप-एम्प होता है ना उसमें ये रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये भी हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे कि एक आइडियल ओप-एम्प और एक नॉन आइडियल ओप-एम्प के साथ हमने सर्किट एनालिसिस कैसे करना है, लेकिन ये आगे जाके हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे। अच्छा, और ये इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है R आउट, ये ज़ीरो आइडियली होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है।
तो ओपन लूप गेन इज टिपिकली ओवर 9000 बट क्लोज लूप गेन इज मच स्मॉलर। तो ये ओपन लूप गेन भी आप इसको कह सकते हैं, जो कैपिटल जी है ये ओपन लूप गेन है, ठीक है। क्लोज लूप गेन क्या होगी कि आप इसको जो है क्लोज लूप सर्किट को बना लें, इसमें रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस आप ऐड कर दें इसके अंदर, वो अभी हम उस तरफ जाएंगे। तो आर आई एन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, मेगा होम और लार्जर, और आर आउट इज स्मॉल 75 होम और स्मॉलर। इफेक्टिव आउटपुट इम्पिडेंस इन क्लोज लूप इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आइडियल ओप एम्प को पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें आइडियल ओप एम्प जो है वो समझ आना चाहिए कि आइडियल ओप एम्प में क्या है कि ओपन लूप गेन कैपिटल जी इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद आता है आर आई एन इज़ इनफाइनाइट, उसके बाद ज़ीरो इनपुट करंट, ठीक है, ज़ीरो इनपुट करंट। देखें अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट जो होगा आपका करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। अगर आपके रेजिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसमें करंट ही नहीं कोई जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें फ्लो करता है। और आर आउट इज़ ज़ीरो, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ये ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है, आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ ना कुछ होती है। अब आइडियल ओप एम्प का एनालिसिस थोड़ा सा हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसमें हम अब थोड़ा सा आगे फ्लाइट पकड़ेंगे। अब इसमें देखें कि ये अब ये देखें ये अब क्लोज लूप बन गया, एक ओपन लूप से अब ये हम क्लोज लूप में चले गए हैं। अब इसमें क्या है कि आपने फीडबैक रेजिस्टेंस एंटर कर दिया आर एफ, और एक रेजिस्टेंस है आर जी। अब इसमें आप देखें कि इसमें जो है आप सप्लाई किस टर्मिनल पे दे रहे हैं, आप इसमें सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये आपका आप क्या बन जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग जो है वो आपका ओप एम्प बनेगा। ये आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। टू एनालाइज एन ओपन, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसमें ये देखें कि ये आपने पहले चीज़ें की हुई है कि जैसे इसमें करंट अगर ज़ीरो है, मतलब इसमें करंट कोई इसमें नहीं हो रहा, तो अगर करंट सेम हो, सॉरी करंट ज़ीरो हो, तो दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस के वोल्टेज होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ये ऐसे ही जैसे टेबल पे आप पानी गिराते हैं और दोनों तरफ अगर लेवल इक्वल है टेबल का, तो पानी फ्लो नहीं करता, पानी फ्लो नहीं करता। इसी तरीके से अगर अगर करंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है इसके दोनों तरफ वोल्टेजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे आइडियल के केस में। नॉन आइडियल में ये डिफरेंट होंगे। इसका हम करेंगे इसको सॉल्व ना, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर जिसमें हम बाकायदा वोल्टेजेस कैलकुलेट करेंगे प्लस की और माइनस के, और उनमें डिफरेंस होगा। लेकिन थोरेटिकली क्या है, आइडियल में क्या होगा कि आइडियल में ये दोनों इक्वल हम लेंगे। तो अगर यहाँ वी इन है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी इन होगा, ठीक है। फिर अब करंट जो यहाँ से वी आउट से यहाँ को फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ से नीचे को फ्लो करेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर करंट क्या है, ज़ीरो। तो ये वाला जो करंट होगा ये क्या होगा, वी आउट माइनस वी इन ओवर आर एफ। देखें रेजिस्टेंस में से करंट का क्या फार्मूला होता है, वी इजिकल टू आई आर या आई इजिकल टू वी ओवर आर। अब जो वी होता है ना रेजिस्टेंस में, वो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से करंट अगर हमने निकालना है लेफ्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, वी आउट माइनस वी इन ओवर आर एफ इक्वल टू वी इन माइनस ज़ीरो ओवर आर जी, ठीक है। इस तरह से हम वी आउट और वी इन का एक्सप्रेशन आगे जाके निकालेंगे, जो कि इस केस में क्या निकलाएगा, वन प्लस आर एफ ओवर आर जी, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। अच्छा, टू एनालाइज एन ओपन फीडबैक सर्किट एज्यूम दैट नो करंट फ्लोज इनटू आइदर इनपुट टर्मिनल, एज्यूम नो करंट फ्लोज आउट ऑफ द आउटपुट टर्मिनल। यानी इनपुट टर्मिनल पे ना कोई अंदर जा रहा है करंट, ना कोई यहाँ से बाहर आ रहा है करंट, ठीक है। यहाँ करंट ज़ीरो है, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा है वो बारों बार कहते हैं ना, यहाँ से बारों बार ही आगे जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा कोई करंट। तो वी पॉजिटिव वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस। अच्छा, अब इसको ज़रा देखें, ये जो सर्किट है आपका, इसमें आपने क्या किया कि ये जो आपका नॉन इन्वर्टिंग, इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, और यहाँ आपने इनपुट कहाँ दी हुई है, रेजिस्टेंस को दिया, और ये रेजिस्टेंस आपने इन्वर्टिंग से कनेक्ट किया, और ये आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस है आर एफ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो वोल्टेज होगा, देखें प्लस पे क्या वोल्टेज होगा, ग्राउंड ज़ीरो, तो माइनस पे क्या चला जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो चला जाएगा, यानी दोनों तरफ वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये करंट क्या होगा, वी इन माइनस ज़ीरो ओवर आर इन, ये वाला राइट साइड को करंट, और वही करंट आगे जाएगा यहाँ को, ठीक है। यहाँ अंदर कोई नहीं जाएगा तो बारों बार करंट चला जाएगा, तो वी इन माइनस वी आउट ओवर आर एफ, ठीक है। तो ये करंट इन दोनों के इक्वल रख के आप जो है वो वी आउट ओवर वी निकालेंगे। ये आगे हम करेंगे एक्सरसाइज ना, तो क्विकली कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा माइनस आर एफ ओवर आर इन इंटू वी आई एन, ठीक है। ये आपका जो है ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखें इसमें, ये इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। ये वी आउट जो आउटपुट का वोल्टेज है वो क्या होगा कि वी इन आर एफ ओवर आर इन। अब मिसाल के तौर पे आपकी आर एफ है 10 किलो हम और आर इन है 1 किलो हम, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी 10।
तो 10 टाइम्स वो इनपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपका इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट तो आपको आउटपुट पे कितना मिल जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 50 वोल्ट्स आपको आउटपुट में मिलेंगे, लेकिन माइनस में मिलेंगे, इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, नेगेटिव जो है वो फॉर्म में मिलेंगे, उसका फेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है इसका फंक्शन है। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। उसमें क्या होगा कि आपने इनपुट दे दी है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और रेजिस्टेंस R2 जो है जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो आपने इन्वर्टिंग से कनेक्ट किया है, और इन्वर्टिंग के साथ दूसरे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर दिया। अब इसको जब आप KCL लगा के सॉल्व करेंगे कि यहाँ से जो करंट आया उतने करंट इधर गया, क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज क्या होंगे, वी इन, तो वो आता है 1 प्लस R2/R1 इंटू वी इन। R2 यानी RF, ये R2 हो जाएगा, R2 ओवर R1 इसकी रेशो +1, ठीक है, इंटू वी इन, वो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। अब उसमें क्या होगा, फ़र्क क्या है, इसमें दोनों इन फेज़ हैं, यानी आउटपुट आपकी जो है इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आपकी आउटपुट भी पॉजिटिव होगी, इनमें फेज शिफ्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ ओपैम्प बफर। ओपैम्प बफर क्या होता है कि ओपैम्प बफर में ये होता है कि बफर एम्पलीफायर, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम यूज़ करेंगे इसको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के अंदर। बफर में ये होता है कि देखें आपकी जो जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है ना, वही आगे आपको आउटपुट वी आउट इज़ इक्वल टू वी इन आपको मिल जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि आपका पूरे का पूरा वोल्टेज जो है ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी आप कह सकते हैं कि जो इनपुट ये रेजिस्टेंस है आपकी इनफाइनाइट, आप कह सकते हैं कि इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और जितना भी इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं सारे का सारा वोल्टेज जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। नहीं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका ड्रॉप होके कम वोल्टेज आपका आगे जाके शिफ्ट होता है। तो ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप कोई नहीं है, तो वी आउट इज़ इक्वल टू वी इन। तो इसकी आप देख लें कि हाई आउटपुट इम्पिडेंस सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका लो एक इनपुट, हाँ देखिए लो इनपुट इम्पिडेंस सर्किट। अगर ये देखें अगर बी सर्किट की इम्पिडेंस अगर कम हो, अगर इम्पिडेंस कम हो तो वो अपने क्रॉस वोल्टेज भी कम डेवलप करती है, ठीक है। लेकिन इस बफर एम्पलीफायर का फ़ायदा ये होगा कि इसकी इनपुट कम होने के बावजूद ये सारे का सारा वोल्टेज ए अपनी आउटपुट पे दे देगा, ठीक है। तो इसको ये मज़ीद इसको हम आगे जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। इन्वर्टिंग, इसमें नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अब इसमें जो क्या थी गेन, क्या थी, वी नॉट ओवर वी इन, ठीक है, ये -R2/R1, ठीक है। तो ये आगे डिज़ाइन में हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स ये आगे डिज़ाइन के जो क्वेश्चन हम करेंगे ECD के अंदर फर्दर, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब इसमें देखें कि फाइंड आउट वी आउट इफ़ वी इन 5 वोल्ट। अगर आपकी वी इन 5 वोल्ट है, अगेन ये देखें कि पॉजिटिव को देना है आपने वी इन, नेगेटिव को आपने जो है वो वी आउट से कनेक्ट करना है, तो ये बफर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका वी आउट कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। अच्छा, ये अब दूसरी जो है डायग्राम, इसमें आप देखें कि इसमें आपका वी आउट क्या आपका बन जाएगा। इसमें आपका वी आउट जो है वो इन दोनों की रेशो 100K डिवाइडेड बाय 100K जो कि 1 बन जाएगी मल्टीप्लाइड बाय वी इन, ठीक है। अब ये कौन सी कन्फिग्रेशन है, ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि ये इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी ये आपका जो पॉजिटिव है ये ग्राउंडेड है ना, तो ये इन्वर्टेड आउटपुट आपको देगा, ठीक है। तो ये भी खैर इसकी इक्वल है रेजिस्टेंस, तो ये सेम ही देगा, माइनस के साथ -5 वोल्ट दे देगा यहाँ पे। अच्छा, थर्ड पे आ जाएं। थर्ड पे आपने इनपुट दी हुई है प्लस को, यानी कि ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो इसमें अगर आप देखें कि 1 मेगा डिवाइडेड बाई 47 किलो हम इसकी रेशियो एक निकलेगी, उसमें आपने +1 कर देना है और उसको आपने इनपुट से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका वी आउट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ सेकंड केस के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि इसमें 330 किलो हम डिवाइडेड बाई 33K, तो ये 10 आ जाएगी, तो ये -10 टाइम्स वी इन हो जाएगा, यानी -50। अच्छा, अब ज़रा हम मज़ीद डीप जाते हैं कि ओपैम्प से हम फर्दर क्या एडवांस्ड जो है वो फंक्शंस ले सकते हैं। इसमें अब देखेंगे ओपैम्प एज ए कंपैरेटर, इसको एज ए कंपैरेटर हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, ओपैम्प में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखें इसको किस तरह से समझना है, इसकी जो आउटपुट है ना ये 1 या 0 होगी, ठीक है। 1 मीन्स 5 वोल्ट आप कह सकते हैं, और 0 मीन्स कोई 0 वोल्ट कह सकते हैं, या -5 कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है माइनस सैचुरेशन और प्लस सैचुरेशन है। अब जब पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा ना, तो उस वक्त ये 1 होगा, यानी ओपैम्प की जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। अदरवाइज़ जब आपका नेगेटिव का जो वोल्टेज अगर ये पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया तो फिर इसकी आउटपुट 0 होगी,
यानी 1 0। अब 0 से क्या मुराद यहाँ पे लिया है, माइनस सैचुरेशन, और 1 से क्या मुराद लिया हुआ है यहाँ पे, प्लस वी सैचुरेशन। तो अब देखें, अब आपने क्या किया कि एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है प्लस के ऊपर, और दूसरा जो है आपने एक रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे इसको नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ के केस के अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ के केस में आपका जो इनपुट है, नहीं, ये इसका सर्किट ये इसने अप्लाई किया हुआ है कि वी इन जो है इसने नेगेटिव को दिया है और वी पॉजिटिव इसने ग्राउंड किया हुआ है। तो जब वी इन का पॉजिटिव जो साइकिल है ये T/2 तक, ये पॉजिटिव साइकिल है वी इन का, ठीक है, ये क्या है, ये ज़्यादा है ग्राउंड से, ये ग्राउंड 0 वोल्ट है ना, ग्राउंड से ये ज़्यादा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखें कि वी नेगेटिव जो है वो ज़्यादा है आपके वी पॉजिटिव से जो कि ग्राउंड है। तो इस सूरत में क्या होगा, इसकी आउटपुट 0 होगी, यानी 0 से क्या मुराद है, यहाँ पे माइनस सैचुरेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और जैसे ही आपका नेगेटिव साइकिल चलेगा जिसमें आपका वी इन होगा, ये कम हो जाएगा वी प्लस से, यानी 0 जो है वो चूँकि ज़्यादा है नेगेटिव वैल्यू से, तो ये इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए समझ के, आप जो है इसको ये इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट जो है वो इस तरह की बाइनरी फॉर्म में आपको 0 और 1 की फॉर्म में मिल रही है। तो ये ओप एम्प एज अ कंपैरेटर इस्तेमाल हो रहा है, यानी अगर आपका V पॉजिटिव V इन से ज़्यादा होगा तो V आउट 1 हो जाएगा, और अगर आपका V इन जो है V पॉजिटिव से जो है वो ज़्यादा होगा, यानी V नेगेटिव वाला अगर ज़्यादा होगा V पॉजिटिव से, तो आपके आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है बहुत सारे सर्किट्स में ये चीज़ यूज़ होती है। हम करेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कुछ डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, उसमें ये वाला फैक्ट इसका यूज़ होगा ओप एम्प का एज अ कंपैरेटर। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने एक वी पॉजिटिव वी नेगेटिव पे हमने दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, ये 2 वोल्ट हमने दिया हुआ है वी नेगेटिव पे कांस्टेंट डीसी, और वी पॉजिटिव पे हमने दिया हुआ ये साटूथ वोल्टेज, ठीक है, ये साटूथ इसको बोलते हैं, ये साटूथ फॉर्म में है, ठीक है, इसमें डीसी ऑफसेट भी है इसके अंदर, ठीक है, ये मतलब नहीं हो, आगे चलते हैं। अब इसमें जो है जैसे आपका V पॉजिटिव V माइनस से ज़्यादा होगा, यानी 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 वोल्ट से कम है V पॉजिटिव, तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 0, यानी -4.5 वोल्ट। और जैसे ही ये वोल्टेज आपका 2 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है V पॉजिटिव वाला, ये V पॉजिटिव है ना, स्टार्ट होता है, ये देखें ये V पॉजिटिव है, जैसे ये इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से फिर आपके साटूथ के लिए आपका जो कंपैरेटर होगा वो इस तरह से आपका जो है ना वो एक किस्म की इसका इस तरह का ऑसिलेटरी तो नहीं कहने, इसमें पीरियोडिक सा इस तरह का रिस्पॉन्स हो, क्योंकि आपकी वेव पीरियोडिक है ये। अच्छा, तो इस तरह से जो है ये एज अ कंपैरेटर काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट ओप एम्प की बड़ी इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होगी हम करेंगे, वो है एज एन समर, यानी आप वोल्टेजेस को जमा कर रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस Vn, और ये वेटेड सम कर रहे हैं। वेटेड सम से क्या मुराद है, जैसे आप देखें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, ठीक है, इनपुट, और आपकी आउटपुट है y। अब y जो है वो डिपेंड करती है 10% x1 पे और 50% x2 पे और 40% x3 पे। तो आप कैसे इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0.1 x प्लस 0.5 x2 प्लस 0.4 x3, ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो आउटपुट होगी वो जो वेटेड इन वोल्टेजेस का जो वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट जनरेट होगी। वो कैसे होगी, देखिए, एक आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये कॉमन है, और हर वोल्टेज की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, V1 की R1 है, V2 की R2 है, अप टू सो ऑन Vn की क्या है, Rn। अब इसकी आउटपुट पता क्या होगी, आउटपुट होगी V आउट इज इक्वल टू माइनस RF। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग आप यूज़ करें, प्लस को आपने ग्राउंड किया हुआ है और वोल्टेज आप दे रहे हैं नेगेटिव वाले को, तो माइनस RF इंटू, ठीक है, होना क्या चाहिए, माइनस RF ओवर R1 इंटू V1, ठीक है, प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस RF ओवर R2 इंटू V2। तो वहाँ से जो माइनस RF है ना वो सब में कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस RF इंटू V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस सो ऑन प्लस Vn ओवर Rn। यानी आपका जो आउटपुट है वो आपके जो इनपुट वोल्टेजेस है V1 V2 अप टू सो ऑन Vn, उन सब को जो है वो ऐड कर रहा है। तो ये समर की एप्लीकेशन कहलाएगा, ये आगे हम डिज़ाइन में यूज़ भी करेंगे ओप एम्प को एज अ समर जो है वो इस्तेमाल करना।
फिर आगे आता है डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है जिसमें हम इसको दो वोल्टेजेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। यहाँ पे V2 जो है आपका प्लस के साथ कनेक्टेड है और V1 आपने माइनस के साथ दिया हुआ है, RF ओवर R1, ठीक है, और उसके बाद RG ओवर R2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि RF ओवर R1 और यहाँ पे क्या है RG क्या है कि इसके प्लस से ग्राउंड के दरमियान है और R2 जो सप्लाई और प्लस के दरमियान लगाई हुई है। अब इसका जो अगर जनरल फार्मूला आप ड्राइव करें KCL KVL लगा के इसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज निकाल लें, ठीक है, वो क्या वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल के तहत वही वोल्टेज इधर होगा, और KCL और KVL लगा के जो आप आउटपुट निकालेंगे तो वो आपकी इस तरह की आती है, वी आउट इज इक्वल टू RF प्लस R1 इंटू RG ओवर RG प्लस R2 इंटू R1 V2 माइनस RF ओवर R1 V1। ये काफ़ी सिंप्लीफिकेशन के बाद इस तरह की आपकी फॉर्म बन जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरे सर्किट को। अब आते हैं इसका जो एक्चुअल रिजल्ट हमने यूज़ करना है उसकी तरफ आते हैं। अब हम क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम कहेंगे कि जो R1 इक्वल टू R2, ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल रख देंगे और RF को हम RG के इक्वल रख देंगे, ठीक है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर कर देंगे और ये दोनों बराबर कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये सर्किट सारे के सारा सिंप्लीफाई होकर इस तरह का बन जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू RF ओवर R1, यानी ये भी RF है ये R1 है, RF ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1। V2 क्या है, प्लस वाला वोल्टेज V2, और V1 क्या है, माइनस वाला वोल्टेज। तो ये एक डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आपका बन जाएगा कि V आउट इज इक्वल टू RF ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है एज ए डिफरेंशिएटर, यानी आपने इनपुट सिग्नल को अगर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बहुत सारे कई बार आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल जो है वो कंट्रोलर अगर आपने बनाना है, डेरिवेटिव कंट्रोलर बनाना है, तो इस तरह से आप बनाएंगे कि ये आपकी आउटपुट होगी, रेजिस्टेंस आपकी फीडबैक होगी और यहाँ पे आप वी इन और माइनस के दरमियान एक कैपेसिटेंस यूज़ कर लेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, आप लेप्लेस वगैरह लगा के, आई थिंक आपने कंट्रोल सिस्टम अभी आई थिंक नहीं पढ़ा, तो कंट्रोल सिस्टम्स जो है उसमें आप इसका एनालिसिस करते हैं तो इसमें ये बन जाता है आपका 1/CS, ये बनती R, ये 1/CS, ठीक है। उसको फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लेप्लेस में ले जाते हैं और फिर लेप्लेस से इन्वर्स लेप्लेस लेके वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाते हैं। तो एनी हाउ इस काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने के बाद ये सर्किट आपका बन जाएगा V आउट इज इक्वल टू माइनस RC dVn/dt। अच्छा, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो आउटपुट निकलेगी वो निकलेगी V आउट इज इक्वल टू माइनस R इंटू C मल्टीप्लाइड बाई dVn/dt, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस वोल्टेज Vn। देखिए पहले डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में नहीं आया था, इसमें आ रहा है कि आउटपुट इज योर माइनस दिस कांस्टेंट, ये RC कांस्टेंट बन जाएगा ना, ये टाइम कांस्टेंट, तो टॉ इज इक्वल टू RC टाइम कांस्टेंट R इंटू C मल्टीप्लाइड बाय आपका डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, आगे अब इसको देखते हैं इसकी कुछ वेव फॉर्म्स। जैसे अगर हमारी इनपुट है इस तरह की साइनोसॉइडल, ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारा क्या है, साइन है, ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ आप ये देखें कि ये माइनस भी आ रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और ये कॉस क्या हो जाएगा 1, और उसका असर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये देखें आपकी माइनस से स्टार्ट हो रही है वेव, तो ये बेसिकली वेव इसका डेरिवेटिव है, यानी वी इन का डेरिवेटिव ये वाली वेव है। बेसिकली ये वी इन है यहाँ पे और ये वी आउट है, डेरिवेटिव हो रहा है, फिर -RC से मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। वाई एक्सिस के मैग्नीट्यूड नहीं इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ, हम सिर्फ शेप्स की अभी बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी इनपुट वोल्टेज है ट्राइंगुलर, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर वोल्टेज है, 0 से T1 तक इंक्रीजिंग है और T1 से T2 तक डिक्रीजिंग है, तो अब इसका क्या होगा, ये इनपुट है तो उसकी आउटपुट क्या होगी। आप देखें 0 से लेकर T1 तक इनपुट क्या है आपकी इंक्रीजिंग, तो आपका जो डेरिवेटिव इसमें होगा वी आउट वो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, वैसे तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे चूँकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव RC से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाली जो वेव है ये ट्रायंगुलर, इसका ये आउटपुट आपको वोल्टेज मिलेगी उस ओप एम्प से। और अगर आपकी इनपुट इस तरह की है, ठीक है, जो कि एक स्टेप जो फंक्शन होता है आपका, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड स्टेप फंक्शन 0 से, खैर वो कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा हम चले जाएंगे, हम इसमें 0 से T1 तक ये कांस्टेंट है, फिर T1 से T2 तक फिर कांस्टेंट है, फिर T2 से T3 तक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट का, 0। तो आपकी आउटपुट क्या होगी, ये वी इन है तो आपकी वी आउट क्या होगी, ये वी आउट है, यहाँ पर गलत टाइप मिस्टेक है, तो वी आउट आपकी क्या होगी 0, आपकी वी आउट क्या हो जाएगी
ज़ीरो आपकी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। क्यों? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अच्छा, अब ये हो गया डिफरेंशिएटर। फिर देख लें डिफरेंशिएटर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपकी फीडबैक पाथ में लगी हुई है और कैपेसिटर आपका पीछे लगा हुआ है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में क्या होता है कि आपकी कैपेसिटेंस जो होती है ना वो फीडबैक पाथ में लगी होती है कि वी आउट से लेके और दूसरा टर्मिनल इसका माइनस पे लग जाएगा और यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस लग जाएगी पीछे से ना, तो ये उसका उलट है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी इन ओवर आर सी डी टी प्लस वी इनिशियल। ठीक है, वी इनिशियल क्यों आता है? ये इंटीग्रेशन में हमेशा आता होता है। इंटीग्रेशन जब भी आप करते हैं उसमें कांस्टेंट आप ऐड करते हैं। जब जब आप वन की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी कांस्टेंट होती है एक्स होती है, वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है और साथ में कांस्टेंट ऐड होता है। तो ये वो वाला कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट द कैपेसिटर, के कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज था, इनिशियल वैल्यू क्या थी कैपेसिटर की। अगर इंडक्टर हो तो फिर उसमें होता है कि इंडक्टर में इनिशियल करंट क्या था, तो इंडक्टर में करंट होता है, कैपेसिटर पे वोल्टेज होता है। तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी वी इन ओवर आर सी इंटू डी टी। आर सी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटर है, यानी कैपेसिटर आपने लगा दिया। अब इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट वेवफॉर्म है तो इसमें देख अगेन माइनस आ रहा है क्योंकि ये इन्वर्टिंग आप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि जब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लाइन, तो इसमें ये नेगेटिव लाइन है, फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये ऊपर से ट्रायंगुलर वेव आपकी आ जाएगी आउटपुट पे। क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, ट्रायंगुलर, मतलब एक लीनियर आप कह सकते हैं, लीनियर होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी इनपुट है लीनियर तो ये आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पैराबोलिक। तो ये एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होती है ना, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में आपकी आ जाएगी। और ये नेगेटिव क्यों है, वो नेगेटिव जो इन्वर्टिंग की वजह से आ रहा है। फिर थर्ड में आ जाएं आप। थर्ड में आपकी ये साइनोसाइडल है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज, और कॉज इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीछे चला गया, यहाँ से कॉज आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प्स। ओपैम्प्स की जो है फर्दर एप्लीकेशन हम देखते हैं। ये आगे हम फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ़िल्टर्स, फ़िल्टर को हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, फिर उसमें लो पास फ़िल्टर हम देखेंगे, हाई पास फ़िल्टर देखेंगे, फिर हम बैंड पास फ़िल्टर देखेंगे, फिर हम कैस्केडिंग फ़िल्टर देखेंगे जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा फ़िल्टर्स को इकट्ठा अगर हमने करना है तो हम कैसे कैस्केड करेंगे उनको। ठीक है, कैस्केड मींस कि एक के बाद दूसरा कनेक्ट करना, यानी पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाए, इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। वाटरफॉल इफेक्ट भी कहते हैं इसको, आबशार की तरह ना, वाटरफॉल इफेक्ट या कैस्केडिंग इफेक्ट। अच्छा, अब इसमें देखिए R2C और ये R1 है। अब इसका जो लो पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर जो है उसका एक लो पास फिल्टर जो है वो दिखाया हुआ है कि ये लो पास फिल्टर इस तरह से बनेगा और ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन दिखाया हुआ है। अच्छा, अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन जो है ना, ये वैसे तो कंट्रोल की टर्म है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं, जो कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेके, आप अपनी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ी हुई है। टाइम डोमेन से हम किस में चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन के बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट ओवर इनपुट, वो हमारा आ जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन। तो एक लो पास फिल्टर का ये ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा R2 ओमेगा सी ओवर SR1 प्लस R1 ओमेगा सी। ठीक है, तो ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे फर्दर, ये अभी सिर्फ आप इसका आइडिया लेने। और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं -3 dB फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे फ़िल्टर की जो आउटपुट है वो जो है वो पावर उसकी 50% रह जाए। ठीक है, या वोल्टेज उसका 70% जो है वो रह जाए। ये आगे हम देखेंगे कि ये डीबीज़ में हम कैसे इसको निकालते हैं। -3 dB उसको जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अच्छा, एग्जांपल्स अगर अभी हम देखते हैं, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑप एम्प समिंग एम्पलीफायर फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टर्स। ठीक है, अब आपको V1 1, V2 2, V3 3, R1 और R2 दिया हुआ है और आपको समिंग एम्पलीफायर क्या है, जिसमें आपको तीन वोल्टेजेस हैं, V1 V2 V3, और रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 R3, और RF आपकी कॉमन है 1 मेगा। तो वी आउट आप वही पुराना फार्मूला लगा के माइनस, ठीक है, RF, देखें RF कितनी है, 1000 के ओवर 500 के इंटू 1 वोल्ट, फिर प्लस 1000 के ओवर 100 के। ठीक है, पहले है 500 के ये वाली R1, फिर R2 क्या है 1 मेगा, यानी 1000 के, सॉरी 1000 के, और फिर उसके बाद आता है R3, ये भी 1000 के है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 3 वोल्ट आ जाएगा, ये आपको गिवन है, यानी ये सम कर रहे हैं आप। तो आपकी जो आउटपुट होगी ना, तो आपकी आउटपुट क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी -7 वोल्ट्स। देखिए आपकी इनपुट क्या है, आपकी इनपुट है 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, और ये है आपकी
ये थोड़ा सा ये इक्वल गलत हो गया यहाँ पे ना, तो V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहे हैं, -7 वोल्ट। ठीक है, ये समिंग एम्पलीफायर है उसकी एग्जांपल। अच्छा, इसी तरीके से आपकी जो है डिफरेंशिएटर की आउटपुट अगर आपने निकालनी है, ठीक है, व्हेन द वोल्टेज सोर्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 वोल्ट एट t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। अब ये एक वेवफॉर्म आपको दी है, डिफरेंशिएटर की बात कर रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस फीडबैक पे लगी हुई थी और कैपेसिटेंस पहले लगी हुई थी। तो अब इसमें देखें टाइम क्या है, 0.2, 0.4, ठीक है, और आपकी जो इनपुट है वो 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। अब इसका आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है। तो -RC इंटू डी वी आउट ओवर डी टी। आर कितना है इसके, इस केस में आपको गिवन है 10 किलो ओम, ये गिवन है आपको 10 किलो ओम, ये यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 10 किलो ओम इंटू 2.2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और डी वी आउट ओवर डी टी। अच्छा, अब डी वी आउट डेरिवेटिव आपने निकालना है, ये लीनियर है। डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं। स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना है इसमें 10, 10 माइनस, आप ये दो पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर ये दो पॉइंट लेंगे तो आपको ये दो एक्स वाले कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर आप ये दो भी ले सकते हैं, लीनियर लाइन है, कोई से दो पॉइंट ले सकते हैं, 0 0, और आपका जो है ये पॉइंट का आ जाएगा 0.4 कॉमा 10, 10 वाई वैल्यू है, ये एक्स वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 10 ओवर 0.4, ठीक है ना, 10 माइनस 0 ओवर 0.4 माइनस 0, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे आपको तो आपका आ जाएगा -0.55 वोल्ट। यानी जो डिफरेंशिएटर की आउटपुट होगी वो क्या आएगी, -0.55 वोल्ट। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि इस एम्पलीफायर का जो है वो फर्दर इस्तेमाल, इसका फर्दर इस्तेमाल जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में होता है एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स के तौर पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स आप पढ़ेंगे जिसमें आप ये पढ़ेंगे टेम्परेचर सेंसर्स, जिसमें थर्मोकपल्स होती हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को मेजर करती हैं, ठीक है, टेम्परेचर को, टेम्परेचर लेवल, प्रेशर, इसी तरीके से आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स है उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स ऑफन इनकॉर्पोरेट विद वेरी लो वोल्टेज सिग्नल। अब जो थर्मोकपल होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना उसको मेजर करते हैं, और जो इनकी इनपुट क्या होती है टेम्परेचर, और आउटपुट क्या होती है वोल्टेज, मिली वोल्ट्स। यानी ये इनपुट, ये मिली वोल्ट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, यानी इनको जब टेम्परेचर दें तो ये मिली वोल्ट्स जनरेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो मिली वोल्ट्स हो गए या मिली के अंदर जो सिग्नल होते हैं ना, ये आपको भी पता है बहुत कम होते हैं, डेसिमल की पावर 3। तो इतने लो वोल्टेज जो सिग्नल्स होते हैं उनको फिर आपको एम्पलीफाई करना होता है। तो एम्पलीफायर आप कैसे करेंगे, ये जो ओप एम्प है इसी के थ्रू फिर आप इसको एम्पलीफाई करेंगे। द ओप एम्प इज़ अ वेरी हाई गेन एम्पलीफायर, आईसी पैकेज गेन इसकी टिपिकली कितनी होती है, 100,000 और मोर। टू इनपुट, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है इसकी हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हम थोड़े से और फर्दर डेप्थ में हम जाएंगे। तो ये हम कर चुके हैं डिस्कस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये हम बेसिकली नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स जो है वो अब स्टार्ट हो गए, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस वीक में इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।